अब न्यूटन आके चीज़ों को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया कि हम न्यूटन को इसलिए इतना अप्रिशिएट करते क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को काफ़ी आसान बना दिया। अब न्यूटन ने पूरा ग्रेविटेशन का जो डेफिनेशन है उसने एकदम अलग तरीके से और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब ठीक से सुनना न्यूटन ने क्या कहा है और तुम भी कन्विंस हो जाओगे, हाँ ये बहुत ज़्यादा ईजी है समझने के लिए। न्यूटन का कहना है हर दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूटन का कहना है हर वो ऑब्जेक्ट जिनमें मास है, मास, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट में मास है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब हमारे आसपास हम जितनी भी चीजें देख रहे सब में मास है। बोलो, मैंने मार्कर पकड़ा इसमें मास है, हमारे बॉडी में मास है, मैं बोर्ड के पास खड़ा हूं इस बोर्ड में मास है, जितनी भी चीजें मेरे आसपास है सब में मास है। इसका मतलब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आसपास है सबके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा न्यूटन का कहना है। बोलो बराबर है ना। अब सुनना सुनना ठीक से, न्यूटन क्या कह रहा है, हर दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्लोज आने की कोशिश करेंगे, वो करीब आने की कोशिश करेंगे प्रोवाइडेड उनमें मास हो। बट जब हम हमारे आसपास देखते हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हमें दिख रही है सब में मास है, बट क्या हम देखते हैं क्या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है क्या तुम्हारे आसपास? तुम एक पेन पकड़ के रखे हो, पेन में भी मास है, वो पेन को छोड़ दो, क्या तुम्हारे पास अट्रैक्ट होके आता है क्या? क्योंकि तुम्हारे पास भी मास है, आता है क्या? नहीं आता है। तो जब न्यूटन को पूछा गया कि तो जो स्टेटमेंट दे रहा है कि हर दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो करीब आने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट ये हम डे टू डे लाइफ में या हमारे आसपास नहीं देखते, तब जाके न्यूटन ने उसको और क्लैरिफाई किया और बोला कि हर दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही, बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें तभी दिखेगा अगर वो मास बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारे आसपास जितनी चीजें हैं सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट हमारे आसपास जितनी भी चीजें उनका जो मास है वो काफी कम है, इसलिए उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें नजर नहीं आ रहा है, वो करीब आते हुए नहीं दिख रहा है। बट यही चीज अगर तुम स्पेस में ऑब्जर्व करोगे, अर्थ और सन बहुत ज्यादा मास है, अर्थ का मास सन का मास बहुत ज्यादा है, सही है, प्लैनेट्स का मास बहुत ज्यादा है, तो न्यूटन कहता है देखो उनके बीच में नजर आएगा। सन ने अर्थ को पकड़ के रखा है, अर्थ सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है क्योंकि सन ने अर्थ को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखा है। उनके बीच में ये फोर्स तुम्हें दिखकर आ रहा है क्योंकि अर्थ सन के अराउंड ही घूम रहा है, मतलब सन ने सेंटर से पकड़ के रखा है, सेंटर से फोर्स लगा के रखा है। उनके बीच में नजर आ रहा है क्योंकि वो दोनों का मास, सन का और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख कर आता है। हमारे आसपास की चीजों में सब में मास है, बट सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये मास बहुत कम है। आ रही बात समझ में? बट क्या हमारे आसपास की चीजों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्या? हमारे आसपास की चीजों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि न्यूटन कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंडीशन क्या है, सिर्फ मास होना चाहिए। मास है तो हमारे आसपास जो भी चीजें सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है क्योंकि मास बहुत कम है। मास पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए हमें वो नजर नहीं आता, हमें हमारे आसपास की चीजें पास आते हुए नहीं दिख रहा है। बट प्लैनेट की अगर बात करें तो उनका मास बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हमें दिख कर आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक क्लियर हुआ क्या न्यूटन का क्या कहना है? Yes, sir.
तो न्यूटन का लॉ कहता है, लॉ दो स्टेटमेंट है उसके, बट उसके पहले एक चीज याद रखो, एवरी टू ऑब्जेक्ट, पहले देख लो बाद में लिखो, एवरी टू ऑब्जेक्ट which has mass will experience force of attraction, हर दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर नजर नहीं आ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, उधर हमारे आसपास अगर नजर नहीं आ रहा है तो हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। और उसका रीजन क्या देता है न्यूटन, क्यों वीक है? मास नहीं है, हाँ मास कम है। जब वो कहता है कि मास पे डिपेंड करता है तो वो बहुत हैवी होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं। अर्थ के मास की बात कर रहा हूं, सन के मास की बात कर रहा हूं, तब वो नजर आएगा। हमको नजर नहीं आ रहा पर एग्जिस्ट करता है, ऐसा न्यूटन का कहना है। अब सुनो, मतलब न्यूटन के इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली मास पे डिपेंड करता है। सही है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमारे बीच में नहीं हो रहा है, हमारे आसपास ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा, उतना मास नहीं है, बट अगर मास बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। और इसी पर न्यूटन ने दो स्टेटमेंट दिए, देखो वही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक से सुनना, न्यूटन का कहना है, सपोज करो यहां पर दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। तो दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक में मास m1 है, दूसरे में मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो न्यूटन का फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब दोनों में मास है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, बोलो। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? तो न्यूटन का कहना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब क्या, अगर ये दोनों मास का प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होता जाएगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। मतलब समझो इसका मास है 2 kg और इसका मास है 3 kg, तो अभी इनका प्रोडक्ट कितना है? 2 into 3 कितना है? 6। अगर मैंने यहां पर इसको भी 3 kg किया तो मुझे बताओ अभी इनका प्रोडक्ट बढ़ा क्या नहीं बढ़ा? 3 into 3 9 kg। तो उनका न्यूटन का कहना है दोनों मास का अगर प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ या प्रोडक्ट बहुत बड़ा रहा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे बताओ, मैं और ये बोर्ड, मुझ में भी मास है, बोर्ड में भी मास है, तो हम मेरे मास और ये बोर्ड के मास का जो प्रोडक्ट है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बराबर? जब बट मैं और अर्थ, मेरा मास और अर्थ का मास को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा मास इंटू अर्थ का मास, अब ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अर्थ के मास के साथ मेरा मास मल्टीप्लाई हो रहा है। बोलो प्रोडक्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रोडक्ट बढ़ा तो उधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखकर आएगा। तो दिख रहा है ना, अर्थ ने हमको पकड़ के रखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट में भी प्रोडक्ट ऑफ द मास है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं है, प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए बोल रहा है वो। बट अर्थ का मास और हमारे मास को अगर मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है ना, मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है बहुत ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो दो मासेस का प्रोडक्ट अगर बढ़ गया तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? मतलब समझो ये एम्प्टी स्फीयर है, दोनों एम्प्टी स्फीयर है, तो इनके इसमें दोनों में मास है,
मैंने ये एम्प्टी स्फीयर को फिल कर दिया, पानी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। अब ये स्फीयर का मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दोनों स्फीयर का मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो, क्योंकि अंदर भी मैंने पानी भर दिया। बोलो, तो दोनों का मास बढ़ गया, मतलब दोनों का प्रोडक्ट बढ़ गया। m1 इंटू m2 का आंसर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो मुझे बताओ, जब खाली था तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है होगा, या जब भरा है तब? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, हाँ, जब भरेगा तो दोनों का मास बढ़ेगा, हेंस उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है? बोलो। सेकेंड स्टेटमेंट है, उसका कहना है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मतलब क्या? ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है आर। अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, सही है कि नहीं? लोअर क्लास में पढ़ा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक क्वांटिटी अगर बढ़ गया तो दूसरा कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। न्यूटन का कहना है ये दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा अगर इनके बीच का डिस्टेंस स्क्वायर में इंक्रीज हुआ तो। स्क्वायर में मतलब सुनो, अभी फिलहाल इनके बीच का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं कि 4 मीटर है। अभी फिलहाल एज्यूम करते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एग्जांपल, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। और अभी इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मैंने डिस्टेंस को 4 मीटर से 5 मीटर कर दिया, 4 से 5 मीटर पे कर दिया, तो डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो न्यूटन का कहना है डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होगा। बट यहां पर अगर तुम ठीक से देखोगे, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए। डिस्टेंस कैसे बढ़ना चाहिए? स्क्वायर में। तो पहले 4 मीटर था, मैंने उसको 5 मीटर पे रखा, तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 न्यूटन ही रहेगा, उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? अगर मैंने डिस्टेंस 4 मीटर से 5 मीटर किया तो सोच के बोलो। सेम रहेगा? रहेगा कि नहीं सेम? डिस्टेंस 4 मीटर है, डिस्टेंस सिर्फ बढ़ने से फोर्स कम होता है क्या? डिस्टेंस कैसे बढ़ना चाहिए बोल रहा है वो? स्क्वायर में। मतलब 4 मीटर का तुमने अगर 5 मीटर भी किया तो फोर्स 10 न्यूटन का ही रहेगा। 5 मीटर से 6 मीटर भी किया तो भी फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 15 मीटर भी हुआ, 15, तो भी फोर्स 10 न्यूटन का ही रहेगा। बराबर है कि नहीं? बट इनके बीच का डिस्टेंस 16 मीटर हुआ तो फोर्स 10 न्यूटन रहेगा कि उससे कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में अगर बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर है क्या? बोलो। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये उसका सेकेंड स्टेटमेंट है। अब ये दोनों स्टेटमेंट को वो साथ में लिख रहा है, क्योंकि इधर एलएचएस में फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मास को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो फ्रॉम 1 and 2, बराबर है क्या नहीं? दोनों को साथ में लिख रहे हैं हम, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को साथ में लिख रहे हैं। फोर्स m1 m2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1 और 2 से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो, साथ में लिख रहा हूं। ठीक है, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर कंटिन्यू करते, इधर तक लिख लो। बहुत छोटी छोटी चीजें आने वाली है आगे, बस दिमाग जगह पे रखना। यहां तक तो हम आ गए। हमने लोअर क्लास में पढ़ा है
कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट डालना होता है, बराबर। जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का, क्योंकि इक्वल टू लिखा है क्या इधर, इक्वल टू लिखा है क्या, नहीं। तो जब इक्वल टू तुम्हें डालना है, तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी हटाकर वहां पे इक्वल टू जब डालना होता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ठीक से देखो अब यहां से चीजें, क्लास 10th में तुम यहां तक पढ़ते हो, बट कुछ चीजें होती है जो वहां पर डिस्कस नहीं किया जाता है। तुमको पहले से बोलते आ रहा हूं, यहां पे पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हो और इक्वल टू डालता हो तो उसके साथ में एक कांस्टेंट डालते हैं हम, उसके साथ में क्या डालते हैं हम, कांस्टेंट। ग्रेविटेशन के केस में ये जो कांस्टेंट मैंने डाला है वो है कैपिटल जी। कैपिटल जी, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो वहां पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और यहां पर इस फॉर्मूला के केस में वो जो कांस्टेंट है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू, ये कांस्टेंट है मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। इसका जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट है इसका। ये वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने क्लास 10th में भी यूज किया ये वैल्यू को, बराबर। कैपिटल जी का वैल्यू न्यूमेरिकल्स में यूज किया होगा तुमने, ठीक है। तो ये है तुम्हारा न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया और वहां पर कांस्टेंट डाल दिया, और उस कांस्टेंट को हमने बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनो मैं इसके साथ क्या बोल रहा हूं, उसका वैल्यू ये तुम्हें याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंटली हमने निकाला है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी तुम्हें सिखाने वाला हो आगे। ये जो न्यूटन का लॉ है, ये जो लॉ है जो हमने अभी बनाया, याद रखना इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सुनना बात अच्छे से सुनना, इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा हमको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं भी ऐसा लॉ नहीं मिलेगा जहां पे लिखा हो यूनिवर्सल लॉ। लॉ रहेगा ओम्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, काफी सारे लॉस हम पढ़ेंगे, बट न्यूटन का ये जो लॉ है उसके आगे वर्ड आया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या, हम इस लॉ को, इस फॉर्मूला को पूरे यूनिवर्स में जाकर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। आ रही बात समझ में। जनरली हम जो फॉर्मूला बनाते हैं, हम अर्थ पर बैठकर अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये सब कंसीडर करके हम यहां पर फॉर्मूलाज बनाते हैं, बराबर। न्यूटन का ये लॉ है, ये लॉ ये क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है बोलो। दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि नहीं, बोलो। तुमको दो ऑब्जेक्ट का अगर मैं मास दूं, उनके बीच का डिस्टेंस बता दूं, m1 और m2 का वैल्यू दूं और उनके बीच का डिस्टेंस बता दूं, कैपिटल जी का वैल्यू तुम्हें पता है, तो मुझे बताओ वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो क्या नहीं, ये फॉर्मूला से। हाँ, बट न्यूटन क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला है ना, तुम अर्थ पर बैठकर, जैसे मेरे और बोर्ड के बीच में कितना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा मास m1, बोर्ड का मास m2, मेरे और बोर्ड के बीच का डिस्टेंस r, बोलो, और कैपिटल जी का वैल्यू डाल दूंगा और मेरे और बोर्ड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कैलकुलेट कर सकता हो फॉर्मूला से, बराबर है क्या नहीं। बट न्यूटन बोलता है कि तुम अगर अर्थ से बाहर यूनिवर्स में जाओगे, स्पेस में जाके, सन और अर्थ का मास भी, सन का मास m1, अर्थ का मास m2 और सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस r सब्स्टिट्यूट करोगे
तो उनके बीच लगने वाला भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये फॉर्मूला अर्थ पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और यूनिवर्स में दो दो प्लैनेट स्टार्स इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड उनके मासेस और उनके बीच का डिस्टेंस पता हो। आ रही बात समझ में? इसीलिए इसीलिए इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है। पूरे यूनिवर्स में जाकर हम कहीं भी ये फॉर्मूला से कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है ब्लैक होल का बहुत रिसर्च चल रहा है अभी। हम क्यों बोल रहे हैं कि ब्लैक होल के पास बहुत सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो चीजों को खींचता है अपने पास, उसके पास जो जाता है वहां से बाहर नहीं निकल सकता, नॉट इवन लाइट। तो उसमें इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बेसिस पर, कैसे पता चला कि उसमें बहुत सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हम ब्लैक होल को छोड़कर बाकी सारी जो चीजें हैं उसको कंपेयर करके देख रहे, मास बहुत ज्यादा है ना, ऐसा लग रहा है कि नहीं उसमें? बोलो। मास बहुत ज्यादा पर दिखता ब्लैक होल बहुत छोटा है, वो अलग रिसर्च है, क्यों छोटा दिखता है, क्या होता है स्टार्स के साथ, वो अलग रिसर्च है। बट अगर जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है तो न्यूटन कहता है कि वहां पर बहुत हैवी मास है। आ रही बात समझ में? बहुत ज्यादा मास है, जिसके पास बहुत ज्यादा मास होता है उनके बीच का प्रोडक्ट बढ़ जाता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट छोटा है इसका मतलब मास कम है ऐसा नहीं सोचना। देखो मेरे पास इतना बड़ा बॉल है पर प्लास्टिक का है, इतना बड़ा बॉल है रबर का बोल रहा, वो जो स्पॉन्ज होता है ना उसका है, टॉय का, इतना बड़ा बच्चे लोग खेलते वैसा बॉल। एक इतना सा छोटा बॉल है बट वो बॉल लेड का बना है, लेड, वो बुलेट समझो, बुलेट गन के अंदर का बुलेट, वो मटेरियल का इतना छोटा सा बॉल बना दिया मैंने। अभी बॉल का साइज, मेरे पास एक बॉल है प्लास्टिक का इतना बड़ा और लेड का बॉल है इतना छोटा, बोलो कौन सा ज्यादा हैवी है? लेड। तो साइज देख के मत डिसाइड करने का, इसका साइज छोटा है तो ये हैवी नहीं रहेगा, किस मटेरियल का बना है वो भी देखना पड़ेगा अपने को। आ रही बात समझ में? क्योंकि अभी वो डिबेट चल रहा है कि ब्लैक होल शायद बहुत छोटा है तो उसमें इतना ज्यादा मास कैसे हो सकता है, हमको पता नहीं ना अंदर क्या भरा है। मालूम है क्या अंदर क्या भरा है उसके? क्योंकि अंदर जाके चेक करने के तो बाहर नहीं आ सकते। आ रही बात समझ में? तो जैसे दिखता है वैसा नहीं, बहुत सारा रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? बोलो यूनिवर्सल क्यों बोला है, क्लियर है क्या? यूनिवर्सल क्यों बोला है? ठीक, यहाँ ये लिख लो फिर, और हम अभी हर चीज को कनेक्ट करते करते आगे जाएंगे। यहां तक लिख लो, हो गया? अभी सुनना देखो ये सब चीजें जो मैंने अभी तक बताया ना, ये क्लास 10th में भी तुमने सुना रहेगा ये, क्योंकि फर्स्ट लेसन है ना क्लास 10th का, ग्रेविटेशन, बराबर? तो क्लास 10th में तुमने सुना है, तुमने पढ़ा है, तुमने रटा है। अब मैं आगे आ रहा हूं, अब समझो बात को ठीक से। सबसे पहली चीज तुमको बोला जा रहा है डिफाइन जी कहां पर देखा था हमने? अभी ये फॉर्मूला में जी देखा था ना, बोलो इस फॉर्मूला में जी देखा है कि नहीं हमने? जी को डिफाइन कर बोल रहे हैं, अभी डिफाइन करो जी को। हमको जी का नाम पता है, जी का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को डिफाइन करना है बोलना, और जी का नाम क्या, दो अलग चीज है। जी का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो डिफाइन जी मतलब डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तुमको अगर क्वेश्चन आया डिफाइन जी तो आंसर नहीं लिखने का जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अरे वो मालूम है, वो उसी को डिफाइन कर बोल रहे हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर बोल रहे। तो जी को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको डिफाइन कर बोल रहे। अब डिफाइन किस तरह से किया जाता है ठीक से सुनना, जी को डिफाइन। ये जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये एफ क्या है? एफ क्या है? तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर?
F तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और G तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तुमको G को डिफाइन करने बोल रहे हैं। अब देखो डिफाइन कैसे करते हैं। डिफाइन करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि यहां पर दो मास रखा हुआ है, m1 m2। ठीक से सुनना, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है जो कि है 1 kg, 1 kg मास का ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका भी मास 1 kg है। तो हमने जो दो मास लिए, दोनों का मास कितना है? 1 kg ईच। क्लियर है यहां तक? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा हमने 1 मीटर, मतलब r का वैल्यू रखा 1 मीटर। तो हमने दो ऑब्जेक्ट लिए जिसका मास कितना है? 1 kg ईच, सेपरेटेड बाय 1 मीटर। क्लियर है कि यहां तक क्या किया हमने? और अब हमें बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास का वैल्यू है, तुम्हारे पास इनके बीच का डिस्टेंस का वैल्यू है। अब कैलकुलेट करो इनके बीच लगने वाला फोर्स। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना फोर्स कैलकुलेट करने, दो मास के बीच के। बोलो। तो मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। तो फोर्स इज इक्वल टू G m1 इंटू m2। m1 कितना है? 1 kg, m2 कितना है? 1 kg, मतलब 1 इंटू 1 अपॉन r का स्क्वायर, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस भी कितना है? 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर। तो मैंने वैल्यू सारे सब्सटीट्यूट कर दिए, बराबर? बोलो, कुछ गलत कर रहे क्या? हमको जो डेटा दिया है वो डेटा हमने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया। यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक। तो यहां से f इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1, तो 1 नहीं लिखा तो चलेगा। मतलब आंसर कितना आ रहा है? f इज इक्वल टू G आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो ना, ये 1 इंटू 1 1 ही है ना, 1 स्क्वायर नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो f इज इक्वल टू G आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? यस सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, अभी हमको बोला जा रहा है डिफाइन G, डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम कैसे डिफाइन करते? देखो, ये एग्जांपल से हम डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों इक्वल है कि नहीं है? इस इक्वेशन के आंसर में दोनों इक्वल आया कि नहीं आया? इसमें दोनों इक्वल आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। तो हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is gravitational force when the masses of the object are 1 kg each and they are separated by 1 meter। जब दोनों का मास 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तभी आंसर G का आंसर F आ रहा है ना। G इज इक्वल टू F आ रहा है कि नहीं आ रहा ये सिचुएशन में? बोलो। तो वरना तुम G को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तुम G को कैसे डिफाइन करोगे? G एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो G को डिफाइन करने के लिए हमने एक सिचुएशन क्रिएट किया। कैसा सिचुएशन? हमने बोला एक काम करो, दो मास लो, दोनों का मास होना चाहिए 1 kg और उनके बीच का डिस्टेंस रखो 1 मीटर। तो ये सिचुएशन हमने क्रिएट किया कि नहीं किया? बोलो। ये सिचुएशन हमने बनाया, हमको डिफाइन करना था G को, तो हमने पर्पसली मासेस को 1 kg ईच रखा और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा और उस सारे वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में डाल दिया। इस इक्वेशन में डालने के बाद हमारा आंसर आ रहा है F इज इक्वल टू G। उसके बाद हम G को डिफाइन कर रहे हैं। हमने बोला अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? कब? When both the masses are 1 kg and the distance between them is 1 मीटर। सही है। हर केस में तो नहीं होगा ना, मासेस अलग अलग रहेगा तो मुश्किल होगा। मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या? फिर हमेशा यही आएगा क्या? No, sir.
हाँ, इधर 1 1 लिया बोल के निकल गया। अगर इधर का मास 2 रहता, इसका 3 रहता, इनके बीच का डिस्टेंस 4 रहता, तब आंसर कुछ और आता था कि नहीं? हाँ। Yes, sir. तो हमने ये जो कंडीशन क्रिएट किया है ना, ये सिर्फ जी को डिफाइन करने के लिए किया है हमने। तो याद रखना, यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक से देखो। तो जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सम के हिसाब से। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखना इधर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स when the masses are 1 kg each and are separated by a distance of 1 मीटर। बोलो सही है क्या? बोलो Yes, sir. बोलो जी क्या है? जी डिफाइन जी बोलो तो तुम कैसे डिफाइन करोगे? ऐसा बोलोगे कि जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? जी को डिफाइन कर बोलेंगे तो तुम ऐसा बोलेंगे कि जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इतना बोल के छोड़ दोगे क्या? No, sir. नहीं। तो जी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या क्रिएट किया? इधर एक सिनेरियो क्रिएट किया, एक सिचुएशन क्रिएट किया कि नहीं किया? Yes, sir. और उस सिचुएशन दिमाग में बैठा क्या? अगर ये सिचुएशन नहीं होगा तो तुम जी इज इक्वल टू क्या बोलोगे? जी इज इक्वल टू कुछ और आएगा कि नहीं आंसर? अगर मासेस अलग रहते, डिस्टेंस अलग रहता, तो यहां पर ये कैंसिल होता क्या? 1 1 1 नहीं होता। तो जी का डेफिनेशन तो हर अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? हर नंबर के लिए अलग जी का डेफिनेशन बनेगा। तो हमने बोला कोई तो एक डेफिनेशन बनाते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सिचुएशन क्रिएट किया जहां पे मासेस 1 kg हो और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, और तभी जाके हमने जी को डिफाइन किया। सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. और ये नया है तुम्हारे लिए। अभी यहां से एक चीज याद रखो, हम जिसको डिफाइन कर रहे हैं वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना? हम जिसको डिफाइन कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि हमने जिसको डिफाइन किया वो एक कांस्टेंट है ना? Yes. कांस्टेंट। तो याद रखना, अभी फिजिक्स में काफी सारे लेसन है और केमिस्ट्री में भी जहां पर हम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, और जहां भी या जब भी हम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे तो याद रखना वो कांस्टेंट जिस फॉर्मूला में है उसके बाकी सारे क्वांटिटीज को हम 1 समझेंगे। जैसे इधर किया, हमको इस कांस्टेंट को डिफाइन करना था तो हमने मासेस और ये डिस्टेंस को 1 एज्यूम किया। बराबर है कि नहीं? तो आने वाले लेसन्स में भी काफी बार तुम्हें कांस्टेंट को डिफाइन कर बोलेंगे, तो फिजिसिस्ट, पुराने जो फिजिसिस्ट है उन्होंने सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जब भी कांस्टेंट को डिफाइन किया जाएगा बाकी सारे वैल्यूज को 1 एज्यूम करो और उसके बाद कांस्टेंट को डिफाइन करो। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अभी लिख लो इसको ठीक से। हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है, अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो था ये बेसिक था न्यूटन के लॉ को लेकर, ठीक है? जो कुछ था मैंने तुमको समझा दिया। अब मैं यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें बात करूँगा अभी, जो कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, एंट्रेंस का जो भी चीज़ें होती है ये लेसन के साथ में कवर करते जाऊँगा। समझ में आ रही बात? कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वहीं पर उसको लेकर और क्या क्या समझ में आता है हमको, क्या क्या चीज़ें और है, वो सारी चीज़ें वहीं के वहीं कवर कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनना और अच्छे से समझो। मुझे एक बात बताओ, अभी न्यूटन ने क्या बोला है, किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा?
बोलो। टू मासेस। हाँ, हर दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मास होना चाहिए बस। बट एक नई चीज नोटिस किया हमने, नई चीज नोटिस किया, क्या है वो देखो अभी, सुनना ठीक से। यहां पर एक मास रखा हुआ है, समझो इसका मास ये m1 है, यहां पर एक दूसरा मास है m2, ठीक है। इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? एज पर न्यूटन्स लॉ होगा कि नहीं होगा? दोनों के पास मास है, बोलो। यस सर। मतलब m2 इस मास को अपने पास खींचेगा उस डायरेक्शन में, सिमिलरली m1 m2 को इस तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में, बराबर? यस सर। एरो समझ में आ रहा ना? क्या दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे, बराबर? तो m1 m2 को अपने पास खींचेगा, m2 m1 को अपने पास खींचेगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन नहीं है, दूर नहीं धकल रहे, पास ला रहे एक दूसरे को, बराबर है कि नहीं यहां पर? अच्छा, सबसे पहली चीज m1 और m2, m1 जितना m2 पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स m2 m1 पे लगाएगा, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर? सुनना, सुनो सुनो। तो समझो m1 m2 पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो m2 m1 पे कितना लगा रहा है? 100 न्यूटन। 100 मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. अभी जब मैं कह रहा हूं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, इनके बीच में बिटवीन m1 एंड m2 फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिटवीन, दोनों के बीच में, बराबर है? जब हमको पता है कि m1 m2 पे जितना लगा रहा है उतना ही m2 m1 पे लगाता है, तो जरूरी है कि ये बोलना कि m1 m2 पे 100 लगा रहा है, m2 m1 पे 100 लगा रहा है। उससे अच्छा ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? द फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 इज 100 न्यूटन। फिर वो m1 m2 पे लगा है या m2 m1 पे लगा है, एक ही बात है कि नहीं? बोलो। बोलो, आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? द फोर्स, सपोज द फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 इज 100 न्यूटन, बराबर? एग्जांपल ले रहे हैं हम, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बराबर है कि नहीं? बिटवीन ये वर्ड सही है क्या नहीं? क्योंकि बिटवीन का मतलब दोनों काम हो गया ना, m1 m2 पे भी उतना लग रहा है, m2 m1 पे भी उतना लगा रहा है। मैं दो दो अलग स्टेटमेंट क्यों बोलते बैठो? m1 m2 पे 100 लगा रहा है, m2 m1 पे 100 लगा रहा है, दोनों जब सेम ही फोर्स लगा रहे हैं तो सीधा बोल दो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 100 न्यूटन है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा अच्छा, दोनों सेम क्यों लगा रहे समझा ना? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर? ठीक है, अब सुनो, मास से फर्क नहीं पड़ता। ना 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 ना, थर्ड लॉ को गलत समझ लिए। मासेस से फर्क नहीं पड़ता, इंपैक्ट अलग अलग देख सकते हैं। मतलब क्या? एक ट्रक आ रही है, सामने से साइकिल आ रहा है, ट्रक और साइकिल के बीच में कोलिजन हुआ, ट्रक ने साइकिल के ऊपर 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है साइकिल भी ट्रक पे 1000 न्यूटन का लगाएगा। ये थर्ड लॉ और ये सच है। बट सिंस ट्रक का मास ज्यादा है तो वो जगह से मूव नहीं करता, हैवी है वो। साइकिल का मास कम है इसलिए उस पर इंपैक्ट दिखकर आता है, उड़ के गया वो। आई बात समझ में? बट अगर साइकिल उड़ के गया इसका मतलब ये नहीं कि ट्रक ने ज्यादा लगाया, इसका मतलब ये होता है क्या? बोलो नहीं।
तो ट्रक ने जितना साइकिल पे लगाया उतना ही साइकिल ने ट्रक पे लगाया, बस ट्रक का मास ज्यादा है तो वो मूव नहीं कर पाया, वो मूव नहीं होता है। साइकिल का मास कम है तो ट्रक पे जब 1000 न्यूटन लगा, ट्रक के लिए वो नॉर्मल था, ट्रक उधर ही रुका है। बट साइकिल पे जब 1000 न्यूटन लगा वो उसको हैंडल नहीं कर पाया क्योंकि उसका मास कम है ना। आ रही बात समझ में? जब एक पेड़ से एप्पल नीचे गिर रहा है, एप्पल के पास मास है और अर्थ के पास भी मास है ना, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एज पर न्यूटन। बोलो, Yes, sir. दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अलग अलग है क्या सेम है? अर्थ जितना एप्पल पे लगा रहा उतना ही एप्पल अर्थ पे लगा रहा होगा, बराबर है ना, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। समझो अर्थ एप्पल के ऊपर 5000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एप्पल भी अर्थ पे कितना लगा रहा है एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। 5,000. तो दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना, तो अर्थ ऊपर नहीं जा पाता। एप्पल का मास कम है तो उस पे वो इंपैक्ट इफेक्ट दिखकर आता है, वो नीचे आता है। अगर एप्पल नीचे गिरा इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि अर्थ ने ज्यादा लगाया था फोर्स कंपेयर टू एप्पल, ऐसा बोलेंगे क्या? बोलो। नहीं सर. ऐसा नहीं बोलेंगे हम, दोनों का फोर्स सेम लग रहा है। बोलो हर्ष, Yes, sir. समझ में आ रही बात? समझो एक एक एक, एक पतला सा लड़का है, पतला सा एकदम, और एक हेल्दी है एकदम आया सामने। वो हेल्दी वाले ने लाफा खींचा और 500 न्यूटन का फोर्स गाल पे लगाया, और वो पतला जो लड़का था उसने भी 500 न्यूटन का, चलो समझो पहले पतले लड़के ने लगाया 500 न्यूटन का फोर्स उसके गाल पे, बराबर, और वो जो हेल्दी था उसने भी लगाया 500 न्यूटन के इसके गाल पर। मुझे बताओ दोनों पे सेम फोर्स लगा के नहीं लगा? Yes, sir. बट वो पतला वाला जो है ना उसका मास कम था इसलिए वो हैंडल नहीं कर पाया, वो गिर गया, बराबर। जो हेल्दी था उसमें मास ज्यादा तो हैंडल कर पाया। इसका मतलब ये है कि हेल्दी वाले ने ज्यादा जोर से मारा? No. नहीं। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया फर्क क्या है? फोर्स सेम लगता है, इंपैक्ट हमको अलग अलग दिखता है क्योंकि मासेस में डिफरेंस है। सिमिलरली ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर m2 का मास कम है तो m2 इधर चल के आएगा, अगर m1 का मास कम है तो m1 उधर चल के जाएगा, बट दोनों एक दूसरे पे कितना लगा रहे? 100 न्यूटन ही लगा रहे दोनों। बात क्लियर है क्या? क्लियर हो गया? वो जो भी डाउट था क्लियर है अभी? Yes, sir. अच्छा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 100 न्यूटन का लग रहा है। अब ये तो तुमको बिटवीन वर्ड याद रखना। अभी याद रखना दो ऑब्जेक्ट में जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन बोलेंगे, दोनों एक दूसरे पे सेम लगा। सपोज करो मैंने एक तीसरा मास लेकर आया, एक तीसरा ऑब्जेक्ट लेकर आया और उसको इधर लाके बीच में रख दिया, तो इसका मास है m3। m3 सुनना, ठीक से सुनना। m3 लाके इधर बीच में रखा, तीसरा मास लाके बीच में रखा, तो एक चीज याद रखो अभी, सेकंड स्टेटमेंट, m1 और m2 के बीच में कितना फोर्स था पहले? 100 न्यूटन। अभी सुनो, ये दोनों के बीच में मैंने एक तीसरा मास लाके रख दिया, तो न्यूटन का कहना है 100 न्यूटन इनके बीच का फोर्स था। उनके बीच में अगर तुमने कोई भी तीसरा मास लाके रख दिया तो भी m1 और m2 के बीच का फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब कोई भी बीच में एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट दोनों m1 और m2 के बीच में तुमने लाके रख दिया, वो रखने से पहले उनके बीच में 100 न्यूटन का फोर्स था। एक तीसरा ऑब्जेक्ट बीच में लाके रखने पर भी इनके बीच का फोर्स 100 न्यूटन ही रहेगा। मतलब एक तीसरे ऑब्जेक्ट को बीच में रखने से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में?
हम जाके अर्थ के ऊपर बाहर ग्राउंड पे जाके रुके, अर्थ हमारे ऊपर 1000 न्यूटन का फोर्स ला के नीचे खींच रहा है, बराबर। एग्जाम्पल समझो, तुम अर्थ पे जब खड़े थे 1000 न्यूटन का खींच रहा था। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम फ्लैट में रहते हो और तुम जाके तुम्हारा घर सेकंड फ्लोर पे, तुम सेकंड फ्लोर पे जाकर फ्लोर पे रुके हो, बराबर, अपने घर के फ्लोर पे रुके हो, बराबर। अभी अर्थ और तुम्हारे पैर के बीच में फर्स्ट फ्लोर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्योंकि तुम सेकंड फ्लोर पे रुके, फर्स्ट फ्लोर आया कि नहीं आया? तो न्यूटन का कहना है अभी भी अर्थ तुम्हारे ऊपर 1000 न्यूटन ही लगा रहा है। मतलब तुम दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट भी आया तो एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होता। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों नहीं होता? बोलो मुझे, क्यों नहीं होता? क्या लगता है क्यों नहीं होता? फर्स्ट लॉ हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास। फोर्स को सिर्फ मास से लेना देना है, बीच में कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा उससे लेना देना है क्या? न्यूटन का क्या कहना है? दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिर्फ मास ही कंडीशन है ना, मास ही कंडीशन है ना। तुम अगर सेकंड फ्लोर पे गए तो क्या तुम्हारा मास कम हुआ क्या? तुम टॉप फ्लोर पे गए तो तुम्हारा मास चेंज हुआ क्या? ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में मैंने एक तीसरा ऑब्जेक्ट रखने से ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास चेंज हुआ क्या? तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास अगर चेंज नहीं हो रहा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स चेंज होने वाला क्या? बोलो। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है फोर्स? सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। तो दोनों मास के बीच में कुछ भी आए उससे तुम्हारे बीच में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होता है। तुम बोलोगे जमीन पे जब मैं रुका था, ग्राउंड पे जब रुका था, अर्थ 1000 न्यूटन से खींचा, तुम सेकंड फ्लोर पे जाके रुके, अभी तुम्हारे बीच में फर्स्ट फ्लोर आ गया, अर्थ और तुम्हारे बीच में फर्स्ट फ्लोर आ गया, तो तुमको लगता है अभी अर्थ ने फोर्स कम लगाया? उड़ी मारो ना ऊपर से, सेकंड फ्लोर से जंप करो नीचे, अर्थ बताएगा तुमको कितना फोर्स लगा रहा था वो तुम पर। तो तुम उसके हिसाब से तुम टेरेस पे जाके रुकेंगे तो तुम्हारे बीच में 20 फ्लोर आया समझो, तो अर्थ क्या बोलेगा, अरे वो बहुत ऊपर चला गया, बीच में 20 फ्लोर आ गया है, अब मेरा फोर्स तेरे ऊपर कम है, तो तुम टेरेस से उड़ी मारोगे तो धीरे धीरे आओगे क्या नीचे? कम फोर्स लग रहा है तुम्हारे ऊपर, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? बोलो बोलो, दो मास के बीच में तीसरा मास लाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़े। याद रखना, इस चीज को याद रखना कि पहले ये दोनों के बीच में 100 न्यूटन था, तीसरा ऑब्जेक्ट बीच में रखने के बाद भी इनके बीच में 100 न्यूटन ही है, इसके और इसके बीच में। क्लियर है चीज? क्लियर है ये चीज? हमेशा याद रखोगे इसको? बोलो। अच्छा, अब नई चीज सुनो, नई चीज। अच्छा, ये स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं कि देयर इज नो चेंज in force between m1 and m2 due to m3। एक m3 वाला मास बीच में रखने से m1 और m2 के बीच का फोर्स चेंज नहीं हुआ। ये क्लियर हो गया इतना? अभी सुनना मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं हुआ, m1 और m2 के बीच का फोर्स चेंज नहीं हुआ, बट m2 के ऊपर लगने वाला फोर्स बिटवीन नहीं, ऑन m2 ऑन m1 चेंज हो गया। कैसे? सुनो, ये m3 मैंने बीच में रखा, इसके पास भी मास है और ये m2 के पास भी मास है, बराबर। m3 के पास भी मास है, m2 के पास भी मास है, बराबर। बोलो। तो एज्यूम करो m3 और m2 दोनों के पास मास है, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? नहीं है। अब
M1 और M2 इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 100 न्यूटन था। M1 और M2 के बीच का 100 न्यूटन, पहले ही क्लियर किया, 100 न्यूटन था। अब एज्यूम करो M3 और M2 के बीच का, इनके बीच का फोर्स है 50 न्यूटन। 100 न्यूटन किसके बीच का फोर्स है? M1 and M2. M1 M2 हाँ, और 50 न्यूटन किसके बीच का फोर्स है? M3 और M2 हाँ, M3 और M2। अब सुनना, M1 और M2 के बीच का फोर्स 100 न्यूटन है, M3 और M2 के बीच का फोर्स 50 न्यूटन है। उनके बीच का फोर्स कितना है पूछा तो इतना बोलना है। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है, M2 के ऊपर ऑन M2, फोर्स ऑन M2, ऑन M2, M2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो मुझे बताओ M2 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? M1 भी लगा रहा है और M3 भी लगा रहा है कि नहीं? Yes, sir. M1 भी अपने पास खींच रहा है, M3 भी अपने पास खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? बोलो। Yes sir अच्छा, M1 M2 पे कितना फोर्स लगा के खींच रहा है? 100 Newton. M3 M2 के ऊपर कितना लगा रहा है? 50 हाँ, तो टोटल फोर्स ऑन M2 कितना है? ऑन M2 150 150 न्यूटन। फर्क समझ में आ रहा है? ऑन एंड बिटवीन का, ऑन और बिटवीन का फर्क समझ में आया? बिटवीन द मास फोर्स चेंज नहीं होता है, बट उसके ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, Yes, sir. क्लियर है क्या? तो अगर तुमको पूछा इधर M1 और M2 के बीच में कितना फोर्स है तो बोलोगे 100, M3 और M2 के बीच में कितना फोर्स है तो बोलोगे 50। बट अगर तुमको किसी ने पूछा फोर्स ऑन M2, उसके ऊपर कितना फोर्स है, M2 के ऊपर, ऑन ऑन, तो यहां पर बिटवीन था, मैं अभी ऑन की बात कर रहा हूं, ऑन, इसके ऊपर M2 के ऊपर कितना लगा रहा है। तो चेक करो कौन कौन लगा रहा है फोर्स। M3 100 न्यूटन से खींच रहा है, सॉरी M1 100 न्यूटन से खींच रहा है और M3 50 न्यूटन से खींच रहा है। तो टोटल फोर्स ऑन M2 कितना है? 150 न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir हाँ, इसका मतलब बिटवीन द मासेस फोर्स चेंज नहीं होता है, बट उसके ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज हो सकता है अगर तुमने कोई और मास लाके बीच में रखा तो। बोलो सही है कि नहीं? तुमने M3 बीच में रखने से, M3 को बीच में रखने से M1 और M2 के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, M1 और M2 के बीच का, बट M2 के ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा? M1 M2 के बीच का 100 न्यूटन ही रहेगा, बट M2 के ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. कौन कौन लगा रहा है अभी M2 पे? M1 and M2. M1 and हाँ M3 हाँ, तो याद रखना, ड्यू टू M3 M2 के ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट ये, द फोर्स ऑन M2 विल इंक्रीज ड्यू टू, देखो इधर कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑन, ये बिटवीन है, बिटवीन, ये क्या है? ऑन। तो याद रखना, तुमको क्वेश्चन समझना है। तुमको ऐसा पूछेंगे, देखो ऐसा पूछेंगे, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन M3 एंड M2? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन M3 एंड M2? बिटवीन, 50 Newton. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन M1 एंड M2? 100 Newton. 100 Newton व्हाट इज द फोर्स ऑन M2? 150 Newton हाँ, अभी समझा? अभी समझा स्टेटमेंट कैसा है? ये चीज याद रखना है। ऑन पूछ रहे क्या बिटवीन पूछ रहे, ये जरूरी है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? Yes, sir. Yes sir ये चीज याद रखो। तो स्टेटमेंट में बिटवीन पूछा जा रहा है कि ऑन पूछा जा रहा है, इस चीज पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। तो द फोर्स ऑन M2 के ऊपर लगने वाला फोर्स विल इंक्रीज ड्यू टू द फोर्स बाय M1 एंड M3। M1 और M3 दोनों मिलके लगाएंगे तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा। अभी क्लियर है क्या? Yes sir पक्का क्लियर है? अच्छा, ये ड्रॉ करो और ये लिख लो नीचे तीनों स्टेटमेंट।